हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नाइनस्ट्री क्लासेस एंड दिस इज नाइनस्ट्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी, मैं आप सभी को 2-3 दिन से कोई सा भी वीडियो नहीं दे पाई हूँ और उसका रीज़न सिर्फ एक ही है। मैं आप सभी को सुपर टेट से रिलेटेड कंटेंट देने वाली थी, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा जानना था कि आपके पेपर जो है किस तरीके से पूछे जाते हैं, साथ ही साथ सिलेबस किस तरीके से आपका मेंशन किया गया है। तो उन्हीं दोनों चीज़ों को मैंने जो है अच्छे से आर&डी किया, जिसमें मुझे 2 से 3 दिन लग गया और उसी आर&डी के बाद मैं आप सभी के सामने उसी एनर्जी और उसी जोश के साथ उपस्थित हूँ। और आज हम यहाँ पर मैथमेटिक्स की शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को मैथमेटिक्स में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको टाइम के साथ हमें करना चाहिए। अगर आप हड़बड़ाहट में करेंगे तो चांसेस हैं आपकी कि आप वो कॉन्सेप्ट ना समझ पाए। इसीलिए मैथमेटिक्स को मैंने सबसे पहले शुरू किया हुआ है और यहाँ पर मैंने कुछ टॉपिक यहाँ पर लिखे हुए हैं। 2 चीज़ों के बेसिस पर मैंने ये सारे टॉपिक यहाँ पर लिखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका होता है सिलेबस एंड आपका दूसरा है क्या, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। दोनों को मैंने अच्छे से आर&डी किया। उसके बाद मैंने कुछ टॉपिक यहाँ पर लिखे हुए हैं। आई थिंक ये आपके पूरे ऐसे टॉपिक हैं जो आपके कवर होते हैं। ऐसा एक भी आपका टॉपिक नहीं होगा जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ हो। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको पढ़ना चाहिए या फिर आपके हिसाब से आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, देन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सो आप जरूर उस चीज को बताइएगा कि आपको ये टॉपिक भी पढ़ना है। मैं जरूर उस टॉपिक को इंक्लूड यहाँ पर करूंगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कोई सा भी यहाँ पर टॉपिक आप अपनी इच्छा से बता सकते हैं, डेफिनेटली मैं उसको पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है। लेकिन पहले हम इन टॉपिक को कवर करेंगे। अगर इन्हीं में आपका वो टॉपिक कवर हो रहा होगा बीच में, देन मैं उसको बीच में यहाँ पर कवर करवा दूंगी। लेकिन हम यहाँ पर जो शुरुआत करेंगे वो एचसीएफ से करेंगे और एलसीएम से करेंगे। क्यों करेंगे, एलसीएम एंड एचसीएफ क्यों लिया है मैंने पहले, उसका रीजन सिर्फ एक ही है, क्योंकि एलसीएम एंड एचसीएफ अपने आप में बहुत ही सिंपल एक टॉपिक होता है, बट कभी कभी ये कॉम्प्लिकेटेड सा लगने लगता है। तो उसी जो है टॉपिक को चूज किया है मैंने, जो आपका कम समय में खत्म हो जाए, साथ ही साथ आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जो है बिल्डअप हो कि आपको लगे कि हाँ बाकी टॉपिक भी आपके लिए आसान है। बिकॉज आप सरल चीज़ों से शुरुआत करेंगे तो आपको कठिन चीज़ें भी समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप शुरुआत में ही बहुत ही कठिन चीज़ें चूज कर लेंगे तो आपको फिर बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि आपको इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ना आए, क्योंकि इंटरेस्ट आना मतलब बहुत बड़ी बात होती है किसी भी चीज़ में। अगर हमारे अंदर इंटरेस्ट आता है तभी हम उस चीज़ को करने के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आपने सीडीपी में भी पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ की। सबसे पहले तो हमें समझना है कॉन्सेप्ट को कि आखिर में है क्या ये एलसीएम एंड एचसीएफ है क्या। उसके बाद हम थोड़ा सा मूव करते हैं कि किस तरीके से एलसीएम एंड एचसीएफ हम फाइंड करते हैं। ओके, सो पहले एलसीएम एंड एचसीएफ को समझते हैं ध्यान से, ठीक। अब एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन क्या, एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, गुड। उसके बाद आता है आपका एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। अभी मल्टीपल और फैक्टर क्या होते हैं यही आपको समझना है। ये 2 टर्म आपको दिखे यहाँ पर, एक तो मल्टीपल दिखा, एक आपको फैक्टर दिखा। मल्टीपल और फैक्टर आप समझ गए तो एलसीएम एंड एचसीएफ आसानी से समझ जाएंगे, ठीक। तो आपको एलसीएम को जो हिंदी में कहना होगा वो क्या कहना होगा, क्या कहना होगा एलसीएम को, एक बार रिपीट करिए मेरे साथ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वेरी गुड, अभी आपने अच्छे से बोल लिया है। मैं आपको इंग्लिश में क्यों कहलवा रही हूँ, क्योंकि कई बार आप हिंदी नहीं समझ पाते, तब वहां पर आपकी इंग्लिश काम आती है। ओके, अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी में आप इसको क्या कहेंगे, एलसीएम को कहते हैं लघुत्तम समावर्त, जो कि आप बचपन से सुनते आ रहे थे। और उसके बाद हम आते हैं एचसीएफ पर, जिसको आप कहते हैं महत्तम समावर्तक। फिर आपने एक टर्म और सुना होगा, जिसको सुन के मेरे ग्रेजुएशन के टाइम, मेरा जब बीटेक था तो उस टाइम मेरे कान खड़े हो गए थे, क्योंकि वहां पर प्रोग्रामिंग होती थी, वहां पर जीसीडी निकलवाया जाता था लूप के दौरान। लूपिंग के थ्रू हम लोग जीसीडी जो है वहां पर कैलकुलेट करते थे। तो किस तरीके से जो है जीसीडी फाइंड करते हैं ये सुनकर ही डर लगता था, जीसीडी क्या है, तो जीसीडी भी आपको समझना चाहिए, ठीक है। जीसीडी होता है आपका ग्रेटेस्ट कॉमन जीसीडी डिवाइजर, ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है, ये होता है आपका जीसीडी, ठीक। तो जीसीडी और एचसीएफ आपके एक ही है, सिमिलर, उसमें कुछ भी आपका ये नहीं है कि डिफरेंट टर्म है। ये बस आपका कह सकते हैं कि आप इसको अलग तरीके से रख सकते हैं, बट ये आपका सेम टू सेम है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है, वही है आपका, ठीक। इस चीज को आपको समझना था। सो आइए हम शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से, पहले बेसिक समझते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक। बस 1 मिनट दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले आपको अपनी कॉपी में हेडिंग डालना चाहिए एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। आइए,
एलसीएम की, तो एलसीएम को हम क्या कहते हैं, लीस्ट कॉमन, LEAST, लीस्ट कॉमन, COMMON, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, MULTIPLE, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर मैं बात करूं HCF की, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, HIGHEST, हाईएस्ट कॉमन। अब आपको ऐसे बच्चों की तरह मैं क्यों बोल रही हूँ इतना HIGHEST, इसलिए बोल रही हूँ कि अगर किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, मतलब नहीं समझ में आता लिखा हुआ, तो वो कम से कम लिख पाए, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लासा, यानी कि लघुत्तम समावर्त, जो कि आप बचपन में पढ़े होंगे बहुत ही अच्छे से, पिटपिटा के जो है आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा। उसके बाद ये होता है आपका मासा, ठीक है, लासा और मासा, दो चीजें आपने बहुत अच्छे से पढ़ी थी। यही आपका जीसीडी है, ठीक है, क्या है ये आपका, यही है आपका जीसीडी, ओके। इस चीज को अपने माइंड में आप बिठा लीजिए, ओके। उसके बाद हम यहाँ पर दो टर्म जो आपको समझाने वाले हैं, और वो है आपके कौन से हैं, एक है आपका मल्टीपल एंड सेकंड वन है आपका फैक्टर। ये दो टर्म आपको समझना है, बस दो टर्म आप समझ गए, देन आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, ठीक है। सो आइए पहले इन दो टर्म को समझते हैं, आखिर में ये क्या है, मल्टीपल एंड फैक्टर क्या है। फैक्टर को आप हिंदी में क्या कहते हैं, फैक्टर को आप हिंदी में कहते हैं गुणनखंड, क्या कहते हैं, गुणनखंड, ठीक। देखिए बहुत आसान है, बस आपको क्या करना है, आपको बस इतना करना है कि ध्यान से समझना है। अगर आप सीधे थ्योरी पर मूव करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि कोई सी भी दुनिया की ऐसी चीजें जो आप थ्योरी के चलते जो है पहले पढ़ेंगे तो वो आपको प्रॉपर्ली समझ में आए, उसमें इंटरेस्ट आए। अगर आप एग्जाम्पल से थ्योरी की तरफ जाएंगे देन डेफिनेटली वो आपको सरल लगेगा और आपको समझने में भी आसानी होगी, है ना। तो वही आपको करना है और यही मैं आपको करवाने वाली हूँ कि सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी यहाँ पर, उसके बाद आपको जो है अपने यहाँ फैक्टर एंड आपको मल्टीपल यानी कि जो गुणज कहते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो बस आपको यही फोकस करना है, जिस तरीके से मैं बोल रही हूँ उसी तरीके से आपको कैप्चर करना है चीजों को, ठीक। अगर आप वही तरीके से कैप्चर करते हैं देन डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। और मैथमेटिक्स का मैं वादा करती हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपका मेरे पढ़ाई की चीजों से बाहर नहीं आने वाला है, बस आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर ध्यान देना होगा, ओके। आइए, जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेती हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाती हूँ, अभी इसको हटा देती हूँ। मैंने यहाँ पर एक नंबर लिया, ठीक है, नंबर लिया मैंने 20, यहाँ पर मैंने एक नंबर लिया 20। लेट्स सी कि ये 20 आपका एक नंबर है। अब इस नंबर के अगर मैं आपसे कहूँ कि गुणनखंड क्या होंगे, तो आई एम सो सॉरी, लाइट जाने की वजह से थोड़ा सा पॉज लगा बीच में, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आइए कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हम लोग बीच में रह गए थे। तो मैंने आपको इतना समझाया था कि अगर आपको जो है 20 का गुणज और गुणनखंड निकालना हो तो आप कैसे फाइंड करते हैं, हम लोग यहीं पर चर्चा कर रहे थे। और उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे आपका 20 है तो 20 का अगर मैं गुणनखंड की बात करूँ, किसके, 20 के अगर मैं गुणनखंड की बात करूँ, ध्यान से समझिएगा 20 के गुणनखंड की, तो सबसे छोटा जो गुणनखंड है वो 20 का 1 होगा और सबसे बड़ा जो गुणनखंड है वो संख्या स्वयं होती है। ये चीज अपनी कॉपी में आपको नोट करना है, हालांकि अभी मैं आपको नोट करवाऊंगी, इसलिए नोट करवाया जा रहा है आपको, और ये चीजें इसलिए इतने अच्छे से आपको बताई जा रही हैं क्योंकि सुपर टेट की परीक्षा में आपसे जो है कथन में जो आपके स्टेटमेंट के फॉर्म में जो क्वेश्चन होते हैं उनमें आपसे पूछा जा सकता है। तो बेसिक सी जो चीजें हैं उन पर भी आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है। एक एक बात जो है, एक एक चीज जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है, ओके। सो मैंने आपसे कहा कि किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है, दूसरा आपका क्या होगा, 2 होगा। सिंपल सी बात है, देखिए 20 का दूसरा गुणनखंड 2 होगा, 3 से कटता नहीं है, 4 से होगा, फिर 5 से होगा, 6 से होता नहीं, 7 से होता नहीं, 8 से होता नहीं, 9 से होता नहीं, 10 से होगा, एंड लास्ट जो गुणनखंड होगा वो संख्या स्वयं होती है। अगर मैं यहीं पर गुणज की बात करूं, किसकी, अगर मैं यहीं पर गुणज की बात करूं तब क्या होगा, गुणज क्या होगा, गुणज किसी भी संख्या का जो है क्या होता है, 20 होगा। सबसे पहला 20 दूनी 40, 20 या 60, 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 20 छंग 120, फिर 140, फिर 160 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 180 हो जाएगा, देन 200। तो क्या आपके हिसाब से किसी भी संख्या के गुणज इतने ही होते हैं? सोच के देखिए इस चीज को कि किसी भी संख्या का गुणज क्या इतना ही होता है क्या? इसके बाद 220 आपका जो है 20 का गुणज नहीं होगा? आपका आंसर आएगा बिल्कुल होगा मैम। तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। अगर आप इतना सोच पा रहे हैं ना तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि यहाँ पर उसके बाद भी होगा, 220 भी होगा, यानी कि आपके जो गुणज है आप बता नहीं सकते हैं, आप बता नहीं सकते हैं कि कहाँ पर आपका अंत होगा, यानी कि अंतिम आपका क्या होगा। इसमें तो आपने बता दिया कि सबसे बड़ा गुणनखंड किसी भी संख्या का वह स्वयं होती है, बट आप ये नहीं कह सकते किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणज क्या होगा। सबसे छोटा गुणज आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि वो संख्या स्वयं होती है, बट आप ये नहीं कह पाएंगे कभी भी कि किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणज डैश मतलब कोई भी संख्या है। सोच के देखिए इस चीज को,
सोचिए थोड़ा सा, 1 मिनट के लिए मैंने आपको समय दिया, उसमें सोचना है आपको। लेट्स से आप 2 देखते हैं, अगर आप जैसे 2 को मानते हैं तो 2 का आप गुणज सोचिए। सबसे छोटा गुणज आपने कहा 2, तो आप 20 तक तो पहुंच गए पहाड़ा पढ़ के, लेकिन क्या उसके बाद गुणज नहीं है? बिल्कुल है। 22 है, 24 है, 26 है, ऐसे आपके चले जाएंगे। यानी कि आप ये नहीं बता सकते सबसे बड़ा गुणज क्या होगा। कोई सी भी संख्या आपकी जो है यहाँ पर आप बिल्कुल फिक्स नहीं मान सकते कि ये आपका जो है सबसे अंतिम यानी कि सबसे बड़ा गुणज होगा, आप नहीं डिफाइन कर सकते। सोचिए इस चीज को, आप आसानी से समझ जाएंगे। लेकिन गुणनखंड में आप बता सकते हैं कि सभी आपके जो कोई भी संख्या होती है उसका सबसे बड़ा जो आपका गुणनखंड होगा, वो सबसे बड़ा गुणनखंड वो संख्या स्वयं होती है। इतनी चीजें आपने देखी, लेकिन यहाँ पर आपने एक कॉमन चीज देख ली, वो ये है कि चाहे मैं 20 का गुणज की बात करूं, चाहे मैं 20 का गुणनखंड की बात करूं, यहाँ पर 20 कॉमन आ रहा है दोनों में। ध्यान से देखिए इस चीज को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको जो बताई जा रही है, इसको आपको फोकस करना है, इसको टारगेट करिए हल्का सा, बस 1 सेकंड के लिए मैं थोड़ा सा इधर हो जा रही। सोचिए इस चीज को कि 20 का मैं गुणज निकालने गई तब भी 20 आया, मैं 20 का गुणनखंड जब देखी तब भी 20 आया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज और आपका गुणनखंड होती है। वेरी गुड, जिन जिन लोगों ने भी ये सोच पाया है उनके लिए मेरी तरफ से एक्सीलेंट। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इस स्टेटमेंट की फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणज और गुणनखंड के बारे में सत्य कथन है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है और अपनी कॉपी में पहला पॉइंट यही नोट करना है। नोट के तौर पर जैसे भी आप करना चाहें वो आप ऐसे नोट कर सकते हैं कि प्रत्येक संख्या, नोट करिए, प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज तथा गुणनखंड होती है। वेरी गुड, ठीक, इतना आपने कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये देखना है कि जब मैं गुणनखंड की बात करूंगी तो आपने लिखना है सबसे पहला पॉइंट, किसी भी संख्या के गुणनखंड काउंट यानी कि आपके गिने जा सकते हैं ना, काउंट यानी कि गिने जा सकते हैं। ये कैसे हो गया मैम? ये ऐसे हो गया, आप खुद बताइए, 20 के गुणनखंड क्या आप गिन नहीं पाएंगे? आप कोई सा भी नंबर सोच के देखिए, कोई सा भी नंबर। आपको मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे 10 लिया तो 10 का गुणनखंड क्या होगा? सबसे छोटा 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 5 होगा, देन आपका 10 होगा। सिंपल सी बात है। तो क्या आप इनको गिन नहीं पाएंगे? लेकिन मैं 10 के गुणनखंड आपसे कहूँ तो वो गिन लिए। गुणज की बात करूँ कि 10, 20, 30 और ऐसे आपके चले जाएंगे, तो क्या आप इनको काउंट कर पाएंगे? नेवर। यानी कि आप गुणजों को काउंट नहीं कर सकते किसी भी संख्या के, लेकिन आप किसी भी संख्या के गुणनखंडों को काउंट कर सकते हैं। डेफिनेटली आप काउंट कर सकते हैं। कैसे काउंट कर सकते हैं? आपके सामने है। कैसे काउंट नहीं कर सकते? आपके सामने एग्जांपल। इसमें आपको ना तो रटने की आवश्यकता है ना कुछ करने की। आपकी प्यारी आंखें दो भगवान ने दी हुई हैं, तो उन्हीं आंखों को इस्तेमाल करिए और देखिए इस चीज को कि आप जो है गुणनखंड को काउंट कर सकते हैं, बट आप कभी भी गुणजों को काउंट नहीं कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें क्या आएगा कि किसी भी संख्या के गुणजों को गिना नहीं जा सकता। ठीक है, अब आपको देखो क्या करना था ना, आपको ना ये पॉइंट इसके बराबरी में लिखना था, पर थोड़ा सा मेरा ऊपर हो गया है। लेकिन क्योंकि मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, बैलेंस ना मेरा बिगड़ जाता है ऐसा लगता है मेरा, पर कोई बात नहीं, आप लोग इस चीज को बैलेंस कर लीजिएगा। तो पहला पॉइंट आप समझ गए होंगे। दूसरा पॉइंट आपका क्या आएगा? दूसरा पॉइंट आपका ये आएगा कि किसी भी संख्या का गुणज जो है सबसे छोटा गुणज वह संख्या स्वयं। लिखिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिखिए कि किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणज वह संख्या स्वयं तथा बड़ा गुणज आप नहीं निकाल सकते। ठीक, इसमें गुणनखंड में क्या आएगा? किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड वह संख्या स्वयं होती है तथा किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होता है? सबसे बड़ा गुणनखंड, आई एम सो सॉरी, मुझे एक बोलना चाहिए था, है ना। किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 और किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होता है? वह संख्या स्वयं होती है। ठीक, तो यहाँ पर आपने क्या लिखा? आपने लिखा है यहाँ पर कि किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणज 20 है, यानी कि वह संख्या स्वयं है। 20 है यानी कि वह संख्या स्वयं है, एवं सबसे बड़ा गुणज आपका गुणज जो है आप यहाँ पर नहीं बता सकते हैं। यहाँ पर आपने क्या कहा? यहाँ पर आपने कहा किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 और सबसे बड़ा जो गुणनखंड है वह संख्या स्वयं होती है। कोई सी भी संख्या आप देख लीजिए, मैंने 10 का एग्जाम्पल दिया था, उसको आप देखिए। ठीक, तो यहाँ पर आपको दोनों पॉइंट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि आखिर में ये गुणनखंड क्या है और गुणज क्या है। क्योंकि आपके जो गुणज है उनसे संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। इवन सीटेट में भी कई बार आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। आपसे
एस्टेट में भी पूछा जा सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि 13 के गुणजों का योग बताइए, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है ना। तो ये चीज आपको माइंड में रखनी है। 2 के गुणजों का आपको वहां पर योग करने को कहा जाए कि 2 के प्रथम 7 गुणजों का योग बताइए, क्योंकि आपसे सभी गुणज नहीं कहे जाएंगे क्योंकि आप काउंट नहीं कर सकते। आपसे ये कहा जा सकता है कि 13 के प्रथम 4 गुणजों का योग बताइए, 2 के प्रथम 10 गुणजों का योग बताइए। इस तरीके से परीक्षा में प्रश्न आता है। ठीक, अगर ऐसे ही मैं जो बोल रही हूँ अगर मैं इसको करवाना चाहूँ तो मैं कैसे कहूंगी। मैंने कहा 2 के प्रथम 10, मैं इसको हटाऊं, अभी आप समझ जाएंगे आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने आपसे कहा 2 के प्रथम 10 आपके जो गुणज हैं उनका योग बताइए, तो आपने लिखना है 2 और उसके बाद क्या होगा, गुणज क्या होगा, गुणज। ठीक है, ध्यान रखना है, शब्दों पर ध्यान देना है, गुणज। ठीक, 2 4, फिर उसके बाद क्या होगा, 2 4 6 होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा 8 होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा 10 होगा, फिर 12 होगा, फिर आपका 14 होगा, देन आपका 16 होगा, देन आपका 18 होगा, देन आपका 20 होगा। गिन लीजिए 10 गुणज हुए कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए कि नहीं। मैंने क्यों गिनवाया आपसे, मैं ऐसे भी तो पता हो सकता है ना कि 10 ही है, इसलिए गिनवाया है कि कई बार आप कोई नंबर बीच में मिस कर जाते हैं, वहीं से खेला खत्म। ठीक, तो ये खेला खत्म नहीं करना है, खेला शुरू होने से पहले खत्म नहीं करना है, खेला खेलना है। ओके, अब आपसे कहा गया इन सभी का योग बताइए, तो आपको क्या करना है, इनका योग बताना होगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पर करना होता है, बस यहीं से आपका काम बन जाएगा। अगर आपको यहाँ पर गुणज ही नहीं पता होंगे कि किसी भी संख्या के गुणज कैसे निकालते हैं, तो योग निकालना तो फिर बहुत बड़ी दूर की बात हो गई है ना। तो सबसे पहले तो आपको यही सीखना है कि गुणज कैसे निकालते हैं। अब बात आ गई यहाँ पर योग की, योग कैसे निकालना है। तो योग के लिए मेथड मैं आपको बताऊंगी, अभी प्रेशर नहीं लेना है। देखिए, स्टेप बाय स्टेप सीखना है। आज मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ गुणज और गुणनखंड क्यों सिखाया, क्योंकि मुझे पता है शुरुआत वहीं से करनी है, मुझे पता है प्रश्न बन सकता है। अगर मैं आज के ही दिन एलसीएम और एचसीएफ आपको पूरा छाप दूं, यहाँ पर नहीं समझ आएगा, कंफ्यूज हो जाएगा आपके दिमाग में। ठीक है, तो इसमें आपको इन्हीं सब चीजों को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझना है, सारी चीजों को। तो आई होप आपको गुणज और गुणनखंड में अंतर समझ आया होगा, एंड साथ ही साथ आप ये भी समझ रहे होंगे कि गुणज और गुणनखंड से थ्योरी से अगर प्रश्न आएंगे तो कैसे आएंगे, अगर आपसे क्वेश्चन के फॉर्म में आएंगे तो कैसे आएंगे। सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ओके, ताकि एक भी प्रश्न परीक्षा में छूटने ना पाए। सुपर टेट की परीक्षा में बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ये मैंने बहुत ही अच्छे से अपने R&D के दौरान देखा। वही बेसिक क्वेश्चन आते हैं जो हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग उन बेसिक चीज़ों को छोड़कर एडवांस में चले जाते हैं। वो चीज़ नहीं आपको करना, आपको समझना है परीक्षा आपसे क्या चाहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द एग्जाम। ठीक, देन उसके बाद आप किसी और चीज़ पे मूव करिए। ओके, सो ये चीज़ें रही आज की, मतलब 2 बेसिक से टर्म्स आपने अभी समझे हैं। कल के दिन जो लेक्चर आएगा उसमें आप एलसीएम एंड एचसीएफ को फाइंड करना सीखेंगे, जहां पर आपको बहुत ही मजा आने वाला है। दोनों ही मेथड यानी कि गुणनखंड विधि एंड भाग विधि मैं आपको सिखाने वाली हूँ। ठीक, सो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। एंड अपना ध्यान रखिए आप सभी लोग, क्योंकि इस टाइम डेंगू मलेरिया बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो प्लीज़ आप अपना जरूर से ध्यान रखिएगा। बाय।